नमस्कार, ओंकार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। कर्नाटक की 224 सीटों पर 10 मई को एक चरण में मतदान होगा, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। वहीं तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। कर्नाटक में 24 मई को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। यहाँ पिछली बार मई 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं कांग्रेस ने 80 और जेडीएस ने यहाँ पर 37 सीटें जीती थी। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। राज्य में कुल लगभग यहाँ पर वोटरों की संख्या की अगर हम बात कर लें तो वोटर काफी उत्साहित है। 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। तो तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बेसब्री से इंतजार था हर किसी को कर्नाटक में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाए, और फाइनली ऐलान हो गया है। कर्नाटक में 224 सीटों पर 10 मई को एक चरण में मतदान होगा, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। तो कर्नाटक में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ। कर्नाटक की 224 सीटों पर 10 मई को एक चरण में मतदान होगा। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। टीवी स्क्रीन पर आपको हम इस वक्त दिखा भी रहे हैं कि तारीखों का ऐलान हो चुका है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होगा देखने में, क्योंकि लगातार यहां पर तमाम नेताओं ने, तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कसी, और साथ ही साथ यहां चुनाव प्रचार भी बहुत ही बेहतर तरीके से होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि हर किसी की नजर अब इसी पर टिकी है कि चुनाव निष्पक्षता के साथ हो। हमारे साथ संदीप चौधरी इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप जी, कर्नाटक में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। हर किसी को इंतजार था कि तारीखों का ऐलान हो, फाइनली ऐलान हो गया। हर किसी की नजर अब इसी पर टिकी हुई है कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से हो। क्या कहेंगे इस पर? देखिए कंचन जी, जिस तरीके से पूरा चुनावी माहौल है और लगातार कर्नाटक के अंदर चुनावी रैलियां हो रही थी, देश के गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सभी लोग वहां लगातार विजिट कर रहे थे। पक्ष और विपक्ष चुनावी तैयारियों में जुटा हुआ था और ये कभी भी ऐलान होने वाला था। और अभी और दूसरे भी कई राज्य लाइनअप हैं, उनमें भी चुनाव होने हैं। तो जिस तरीके से कर्नाटक का चुनावी माहौल गर्म हो गया है चुनावी घोषणा होने के बाद, तो अभी देखना होगा। जहां तक निष्पक्ष चुनाव की बात आती है तो ये चुनाव आयोग अपने आप में एक स्वतंत्र बॉडी है जो हिंदुस्तान में सभी चुनावों की व्यवस्था को करता और देखता है। तो उसके ऊपर तो मैं कुछ उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि उसमें कोई इशू है भी नहीं। और निष्पक्ष चुनाव होंगे जिस तरीके से हमारी फोर्सेस वगैरह का इंतजाम चुनाव आयोग करता है, तो उसमें अब कहीं भी इस तरीके की कुछ चीजें देखने को नहीं मिलती है। नहीं तो पहले समय में आपने देखा होगा, चाहे बिहार का उदाहरण दे सकते हैं आप, बंगाल का उदाहरण दे सकते हैं, मतपेटियां लूट ली जाती थी। लेकिन वो चीजें अब देखने को नहीं मिलती हैं और पूरी उम्मीद है चुनाव आयोग यहाँ पर भी सख्ती रखेगा और विधानसभा चुनाव निष्पक्ष रूप से होंगे। और देखना होगा फिर से येदियुरप्पा अपनी सरकार बनाएंगे या वहाँ पर कोई दूसरी पार्टी अपने आप को साबित कर पाएगी। बिल्कुल, अगर देखा जाए संदीप जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि पहले जैसा तो नहीं है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इल्जाम हर बार, मान लीजिए कि कोई भी पार्टी जीतती है और जो पार्टी नहीं जीतती है, इल्जाम हमेशा कहीं ना कहीं देखा जाए तो ईवीएम पर जरूर आता है। देखिए कंचन जी, आपको बता दूं, जिस तरीके से ईवीएम पर इल्जाम लगता है, ये कहीं ना कहीं अपने फेलियर को एक छुपाने का तरीका होता है कि हम चूक गए हैं या हमारी तैयारियों में कमी रह गई है, जनता ने हमें नकार दिया है। लोग ये कहना पसंद नहीं करते हैं, वो ये कहकर अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो जिसको हार का मुंह देखना पड़ता है कि ईवीएम की वजह से हम हार गए, ईवीएम में गड़बड़ी की गई या समय पर ईवीएम नहीं चली, इस तरीके के आरोप लगाकर कहीं न कहीं अपनी
हार का जो ठीकरा होता है वो ईवीएम मशीन पर और मौजूदा सरकारों पर और चुनाव आयोग पर फोड़ दिया जाता है। लेकिन जहां उन दलों की सरकार बन जाती है वहां पर ईवीएम का रोना नहीं रोया जाता, ये आपने देखा होगा। बिल्कुल संदीप जी, अगर देखा जाए तो इस बार का मुकाबला भी काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि लगातार तमाम पार्टियों के बड़े नेता जो है वो कर्नाटक पहुंचे दौरे पर। वहां पर जाकर उन्होंने लोगों को लुभाने की भी कोशिश की, तमाम वादे करते हुए भी नजर आए, चाहे फिर वो राहुल गांधी की बात कर ले या फिर प्रधानमंत्री की बात कर ले। तो इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प होगा देखने में। देखिए कंचन जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जहां 2024 को टारगेट करके देश की जो मौजूदा बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, वो अपने कार्य कर रही है, क्योंकि उनको लोकसभा चुनाव भी लड़ना है और लोकसभा की हार जीत तय करती है विधानसभा में कहाँ किसका क्या समीकरण बनता है, किसकी सरकारें बनती है। और जहां तक विपक्ष का मामला है, आपने देखा होगा पहले वहां पर येदियुरप्पा जी के बेटे स्वामी की सरकार बनी थी, कांग्रेस के समर्थन से बनी थी। फिर वो सरकार गिरने के बाद बीजेपी की सरकार बनी, तो वो भी अपने पूरी तैयारियों में है और जो पहले गलती हुई है वो गलती इस बार ना हो, उस चीज को वो रिपीट करना चाहते हैं और सरकार बनाने की फिराक में है। लेकिन बीजेपी भी पूरी तैयारियों के साथ, आपने देखा होगा चाहे केंद्र सरकार हो या वहाँ की येदियुरप्पा सरकार हो, हर तरीके से चुनाव जीतने के मूड में है और एडी चोटी का जोर लगाए हुए। अभी इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा ये चुनावी परिणाम में हमें पता चलेगा। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल और आपसे संदीप जी, जिस तरह से ये चुनाव हो रहा है इसके बाद 2024 की अगर हम बात करें तो कई राज्यों में 2024 में भी चुनाव होने हैं, तो इस बार जो भी पार्टी जीतती है या फिर जिसके सिर पर भी ताज सजता है, 2024 में भी ये चुनाव जो है, ये मतदान का जो रिजल्ट है वो काफी महत्वपूर्ण होगा 2024 के लिए। देखिए कंचन जी, इसीलिए ये सारे जोर आजमाइश चल रही है। आपने पूर्व के राज्यों में भी देखा, चाहे आप गुजरात की बात कर लीजिए, दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ, उस चीजों को भी लोकसभा से जोड़ दिया जाता है। अभी हिमाचल का भी चुनाव हुआ था और भी कई स्टेट के, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में चुनाव हुए हैं, आपने देखा होगा। तो पूरी कवायद ये लोकसभा चुनावों को लेकर भी है, क्योंकि जब आप स्टेट में कामयाब हो जाते हैं, स्टेट में आपकी सरकार बन जाती है, तो मैं ये मानता हूँ और राजनीतिक पंडित भी सभी लोग ये मानते हैं कि जो सरकारें होती हैं वो सरकारें कहीं ना कहीं चुनावों को, व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं। कम से कम अगर प्रभावित भी नहीं करती तो अपना पक्ष मजबूत रहता है। तो इसका बेनिफिट भी लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार लेने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप जी आपका। धन्यवाद। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 मई को मतदान होगा, 13 को नतीजे आएंगे और इस बार का जो चुनाव है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि तमाम, अगर हम बड़े नेताओं की बात कर ले, तमाम पार्टियों के बड़े नेता जो है वो कर्नाटक पहुंचे। कर्नाटक पहुंचने के बाद यहाँ पर वोटरों को लुभाने की कोशिश भी करते हुए नजर आए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद उनके घर को खाली कराने का नोटिस भी दे दिया गया है। अब राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक बंगला खाली करना होगा। ऐसे में उन्हें घर की पेशकश की जा रही है। पहले पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसी पेशकश की थी और अब तेलंगाना में कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद रेवंत रेड्डी ने भी अपना घर ऑफर किया है। वहीं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि राहुल भैया, मेरा घर आपका घर है, मैं अपने घर में आपका स्वागत करता हूं, हम परिवार हैं, ये आपका भी घर है। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल को ऑफर करते हुए कहा कि बीजेपी राहुल गांधी को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रही है। वो अपनी मां के यहाँ जाकर रह सकते हैं या फिर हमारे पास आएंगे तो हम अपने घर में जगह देंगे। तो यहाँ पर बताते चले कि कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि राहुल गांधी घर खाली नहीं करेंगे। मैं 29 जून से सांसद हूँ और मुझे 9 महीने से घर नहीं मिला है। जिस व्यक्ति की सदस्यता चंद दिन पहले गई उसे घर खाली करने का नोटिस आ गया। मंत्री महोदया, आपने कितने लोगों को 2-3 सालों के लिए घर दिए हुए हैं? फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी में इसी बात को लेकर टकरार मची हुई है कि राहुल गांधी घर खाली नहीं करेंगे और लगातार राहुल गांधी को अब समय भी दे दिया गया है कि उन्हें घर जल्द से जल्द खाली करना होगा। तो लगातार राहुल गांधी के घर खाली करने को लेकर राजनीति जो है वो बढ़ती जा रही है। लगातार कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो इसका विरोध कर रहे हैं। कई नेता जो ट्विटर
भी दे चुके हैं, ट्विटर पर ट्वीट कर चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साफ तौर पर कहा कि बीजेपी राहुल गांधी को कमजोर करने का काम कर रही है, लेकिन राहुल गांधी कमजोर नहीं होंगे। तो साफ तौर पर यहाँ पर तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद रेवंत रेड्डी हैं, जिन्होंने अपना घर ऑफर करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर कहा कि राहुल भैया, मेरा घर भी आपका घर है, आप यहाँ पर आकर रह सकते हैं। तो इस तरह के लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं और साथ ही साथ राहुल गांधी के समर्थन में यहाँ पर लोग भी अब आने लगे हैं। राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक बंगला खाली करना होगा और ऐसे में उन्हें घर की पेशकश लगातार की जा रही है। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार उन्हें ये कह रहे हैं कि आप हमारे घर आकर रह लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर बीजेपी पर यहाँ आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जो है वो राहुल गांधी को कमजोर करने का काम कर रही है, लेकिन राहुल कमजोर नहीं होंगे। हम लड़ेंगे, डटकर सामना करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी फिलहाल घर खाली नहीं करेंगे, क्योंकि कई ऐसे सांसद हैं जिन्हें अभी तक उनका घर नहीं मिला है। लगभग 7-8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कई ऐसे सांसद हैं जिन्हें घर नहीं मिला। जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर सियासत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो भी शुरू हो गई है। तो राहुल के घर खाली करने का यहाँ पर नोटिस मिल गया है। 22 अप्रैल तक उन्हें घर खाली करना है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी घर खाली नहीं करेंगे। मैं लगभग पिछले 1 साल से 29 जून से लगभग 1 साल होने वाला है, 29 जून से सांसद हूँ और मुझे 9 महीने से घर नहीं मिला। जिस व्यक्ति की सदस्यता चंद दिन पहले ही गई है, उसे घर खाली करने का नोटिस आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो प्रयागराज नैनी जेल से अतीक अहमद को लेकर निकला पुलिस का काफिला चित्रकूट रुका। वहीं 24 घंटे के लंबे सफर की शुरुआत से पहले पुलिस का काफिला 10 मिनट के लिए चित्रकूट रिजर्व पुलिस लाइन पर फूड पैकेट लेने के लिए रुका था। आपको बताते चले कि माफिया अतीक अहमद को यूपी पुलिस प्रयागराज से लेकर अहमदाबाद की साबरमती जेल के लिए मंगलवार यानी कि कल रात 8:35 पर रवाना हुई थी। यहाँ से निकलने से पहले अतीक का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। पुलिस ने उसे दवा दी। आराम होने के बाद उसे लेकर टीम चित्रकूट की ओर रवाना हो गई। अतीक को मंगलवार को ही उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मंगलवार को सजा के बाद दोपहर लगभग 3:30 पर अतीक को नैनी जेल वापस लाया गया था, लेकिन उसे जेल के अंदर नहीं लिया गया। 5 घंटे यहाँ प्रिजन वैन जेल गेट पर ही खड़ी रही। वरिष्ठ जेल अधीक्षक शशिकांत सिंह ने अतीक को जेल में लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि अतीक को नैनी जेल में लेने का अभी कोई आदेश नहीं मिला है। वहीं अशरफ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एक अधिकारी ने मुझे धमकी दी है कि मुझे 2 हफ्ते के बाद किसी बहाने से निकाला जाएगा और निपटा दिया जाएगा। मुझ पर लगे आरोप फर्जी हैं। ये मुझे, मेरे परिवार और उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की साजिश है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि राजपूत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, अतीक को लेकर आज साबरमती जेल पहुंचेगा यूपी पुलिस। साथ ही साथ अगर आपको बता दें कि कुछ ही देर में जेल पहुंचेगी साबरमती के, और साथ ही ये भी है कि अतीक ने साफ तौर पर कहा है कि मुझे डर लग रहा है, ऐसा ना हो कि मुझे जल्द से जल्द निपटा दिया जाए, क्योंकि एक पुलिस वाले ने उन्हें धमकी भी दी है कि 2 सप्ताह के अंदर तुम्हें निपटा देंगे। बिल्कुल कंचन, सवाल ये है कि कल जब कोर्ट ने अतीक अहमद और 7 आरोपियों को बरी किया और 3 आरोपियों को उम्र कैद और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि अब अतीक अहमद को नैनी सेंटर जेल में रखा जाएगा। लेकिन उसके बाद कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि अतीक अहमद को नैनी सेंटर जेल में नहीं बल्कि साबरमती जेल भेजा जाएगा। वहीं 5:30 बजे के बाद अतीक अहमद को लेकर नैनी सेंटर जेल में जो जेल अधीक्षक थे उन्होंने मना कर दिया कि हम जेल के अंदर तब तक नहीं रखेंगे जब तक कोर्ट आदेश नहीं करेगा कि नैनी सेंटर जेल में रखा जाएगा। वहीं 2 घंटे तक पुलिस कमिश्नर और जेल अधीक्षक ने नैनी सेंटर जेल के बाहर ही अतीक अहमद को गाड़ी में बैठाकर इंतजार किया। वहीं उसके बाद जब आदेश आया तो गाड़ियों के माध्यम से, सड़क माध्यम से फिर अतीक अहमद को साबरमती जेल के लिए रवाना किया गया। फिलहाल आज की जो हमारे पास जानकारी है, झांसी के आगे अतीक अहमद
को आगे बढ़ाया गया है। वहीं चित्रकूट जब अतीक अहमद को लेकर पुलिस प्रशासन पहुंची है तो चित्रकूट में खाने पीने के लिए आधे घंटे के लिए रोका गया था। वहीं सवाल यह है कि अतीक अहमद को जब यहाँ से पुलिस लेकर जा रही थी उसके पहले अतीक की बीपी भी बढ़ गई थी। इसकी वजह से कुछ समय तक रोका गया, डॉक्टरों को बुलाया गया, चेकअप कराया गया और चेकअप कराने के बाद जब इलाज हुआ, जब अतीक फिट हुआ, उसके बाद पुलिस उसको आगे लेकर गई। लेकिन सवाल यही है कि अब अतीक को ये लग रहा है कि अब हमें साबरमती जेल में ही रहना होगा और उसकी संपत्ति काफी कुर्की होने की भी सवाल आए हैं, क्योंकि कोर्ट ने बाद में पुलिस प्रशासन को कुछ आदेश और नोटिस दिया गया है, जिसके बाद यह है कि क्योंकि अतीक अहमद की लूकरगंज, मुट्ठीगंज, प्रयागराज के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी उसकी संपत्ति है जो असंवैधानिक है, जिसे लेकर ये माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन में योगी का बुलडोजर चलने वाला है। तो अतीक की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। कंचन, बिल्कुल रवि, अगर देखा जाए जैसे ही यहाँ पर कोर्ट का फैसला आया और उम्र कैद की सजा मुकर्रर कर दी गई, उसके बाद खबर ये भी आई कि अतीक जो है वो फूट फूट कर रोने लगे और लगातार अतीक यही कह रहे हैं कि मैं बेकसूर हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं इसके खिलाफ भी याचिका दायर करूंगा। इस तरह की बातें अतीक अहमद की ओर से भी की गई हैं लगातार, जैसे ही ये मुकर्रर हुआ कि अब पूरी उम्र उन्हें साबरमती जेल में ही रहना होगा। बिल्कुल कंचन, सवाल ये था, अतीक अहमद को ये लग रहा था जब साबरमती जेल के पहले अतीक अहमद नैनी सेंटर जेल में मौजूद था और नैनी सेंटर जेल यानी प्रयागराज उसका गृह स्थान है, जहां पर उसका आवास है वो मुट्ठीगंज का एरिया, कीटगंज का एरिया लगता है, प्रयागराज का वो क्षेत्र है, वहां से चंद किलोमीटर दूर नैनी सेंटर जेल है। यानी कहा जाए कि यमुना पार करके नैनी सेंटर जेल है, तो वो वहां से नैनी सेंटर जेल से अपनी माफियागिरी और जो उसका गुंडा एक बनाया हुआ साम्राज्य था प्रयागराज के क्षेत्र में, जैसे कौशाम्बी हुआ, चित्रकूट हुआ, बांदा हुआ, महोबा हुआ, चित्रकूट हुआ, हमीरपुर हुआ, ऐसे क्षेत्रों में उसके आज भी गुंडे और उसके सहयोगी पल रहे थे। तो उसे ये लगा कि कोर्ट ये आदेश देने के बाद हमें नैनी सेंटर जेल में रहने की इजाजत देगा, तो नैनी सेंटर जेल में आसानी के साथ हम रह लेंगे और अपने जो बनाए हुए मंसूबे हैं उन पर चलते रहेंगे। लेकिन कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि अतीक अहमद को नैनी सेंटर जेल नहीं बल्कि साबरमती जेल भेजा जाएगा, जिसके बाद अतीक की धड़कनें बढ़ गई। उसे लगा कि अब हम साबरमती जाएंगे, आजीवन कारावास हमें मिला है। वहीं अतीक अहमद के साथ उसके पूरे परिवार भी चिंतित है। वहीं इसे लेकर उनके परिवार की, उनकी बीवी और उनकी बहन ये आपत्ति जताई कि अतीक अहमद को जब साबरमती जेल से वापस लेकर प्रयागराज आया जा रहा था उस समय तो पुलिस प्रशासन ने नहीं किया, लेकिन जब यहाँ से प्रयागराज से फिर से जब साबरमती ले जाया जा रहा है उसे, तो ऐसा नहीं कि पुलिस बीच में उसे कुछ इनकाउंटर या फिर उनके साथ कुछ अनहोनी कर दे। इस बात को लेकर भी उनकी बहन और उनकी बीवी ने ये आपत्ति जताई थी। फिलहाल अतीक और उसके पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और सवाल ये है कि अतीक अहमद की जो सबसे बड़े उसके ऊपर फटकार लगी है कि साबरमती जेल पुनः जाना, क्योंकि वो इस चीज के लिए जब वहां से आ रहा था साबरमती जेल से तो उसको क्लियर था कि अब हमें नैनी सेंटर जेल में रखा जाएगा, चाहे हमें आजीवन कारावास मिले, चाहे 15 या जितने भी दिन का कारावास मिले, हमें नैनी सेंटर जेल में रखा जाएगा। लेकिन साबरमती जेल भेजना, आजीवन कारावास मिलना, 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाना, ये अतीक ऊपर बहुत बड़ा डंडा पड़ा है कोर्ट का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि आपका। तो अतीक को लेकर आज साबरमती जेल पहुंच रही है यूपी पुलिस, झांसी क्रॉस कर चुकी है। निकलने से पहले अतीक अहमद का ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। अतीक अहमद का ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद, उन्हें दवा देने के बाद ही पुलिस का पूरा महकमा उन्हें लेकर यहां से निकला। तो लगातार अतीक अहमद पर जिस तरह से पुलिस प्रशासन का डंडा पड़ा, कोर्ट ने जिस तरह से उम्र कैद की सजा सुनाई, ये अतीक अहमद के लिए काफी है। 17 साल का ये पूरा केस लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इसमें फैसला हुआ और अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की आत्महत्या मामले में भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह की पुलिस तलाश कर रही है। वाराणसी पुलिस ने मंगलवार रात से बुधवार यानी आज सुबह तक मुंबई, पटना, आजमगढ़ समेत कई ठिकानों पर दबिश दी। हालांकि दोनों भाइयों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वही जानकारी के मुताबिक आकांक्षा के मोबाइल को भी अभी पुलिस अनलॉक नहीं कर सकी है। जी हाँ, फोन में नंबर, पासवर्ड के साथ ही फिंगरप्रिंट स्कैन का पासवर्ड लगा हुआ है। ऐसे में फोन को लखनऊ स्थित विधि अनुसंधान प्रयोगशाला भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि 2-4 दिनों में आकांक्षा का मोबाइल अनलॉक हो सकता है।
हालांकि एक्ट्रेस के मोबाइल का CDR यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड पुलिस को मिल गया है। इसमें आत्महत्या वाले दिन समर सिंह से बातचीत के सबूत भी मिल चुके हैं। घटना के पहले भी समर के नंबर पर बातचीत हुई थी। वहीं पिछले दिनों की लंबी कॉलिंग लिस्ट भी यहाँ पर मिली है। लगातार अगर देखें तो आकांक्षा की मां ने यहाँ पर समर पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिसे लेकर अब पुलिस पूरी तरह से यहाँ सतर्क हो चुकी है और इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन अपनी ओर से जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। तो भोजपुरी सिंगर समर की तलाश में मुंबई पटना में लगातार छापेमारी की जा रही है। बड़ी खबर लगातार अगर देखें तो आकांक्षा के यहाँ पर सुसाइड को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कॉल डिटेल में मिले बातचीत के सबूत यहाँ पर समर से आखिरी बार बातचीत हुई थी, इसके सबूत भी मिले हैं। हालांकि आकांक्षा का फोन जो है वो अभी अनलॉक नहीं हो पाया है, क्योंकि उनके फोन में पासवर्ड लगा हुआ है, फिंगरप्रिंट लगा हुआ है। तो इसके अनलॉक होने के बाद बाकी की चीजें जो है वो खुलकर सामने आएंगी, लेकिन अभी तक फोन जो है, जो मेन है, जो एक बहुत बड़ा सबूत के तौर पर इसको पुलिस यहाँ पर सामने रख सकती है, उसका अभी पासवर्ड नहीं पुलिस को मालूम चल पाया है, ना ही वो फोन अभी तक अनलॉक हुआ है। पुलिस इस पर भी लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। आकांक्षा दुबे की आत्महत्या मामले में भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उनके भाई संजय की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। सिंगर समर की तलाश में मुंबई पटना में लगातार छापेमारी की जा रही है। हालांकि आकांक्षा का मोबाइल फोन अनलॉक करने की पूरी तैयारियां चल रही हैं। जैसे ही उनका फोन अनलॉक होगा उसके बाद भी कई सबूत पुलिस को मिल सकते हैं। तो देश भर में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब एक बार फिर से कोरोना वायरस भारत में डराने लगा है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले एक बार फिर से डराने लगे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में 2151 नए कोविड-19 केस सामने आए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की अगर हम बात करें तो संख्या बढ़कर 11,903 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार यानी आज सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 5,30,841 है। भारत में संक्रमण की दैनिक दर की अगर हम बात करें तो 1.51% और साप्ताहिक दर 1.53% है। वहीं देश में अभी 11,903 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों को 0.03% है। मरीजों के ठीक होने की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय दर 98.78% है। तो 24 घंटे में केसेस सामने आए हैं। एक बार फिर से कोरोना लोगों को डराने लगा है। कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। लोगों को अब एक बार फिर से यहाँ पर एहतियात कदम बरतने की जरूरत है, एहतियात कदम उठाने की जरूरत है, ताकि कोरोना से वो अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को बचा सके। 47 मरीज जो है वो लगातार अभी भी यहाँ पर लड़ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट जो है वो 11.82% हो गया है। 47 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हजार 151 नए केस, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी खबर है ये। कोरोना एक बार फिर से लोगों को डराने लगा है, इसलिए जरूरत है कि आप सभी लोग बड़े एहतियात कदम उठाएं और कोरोना से अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को बचाएं। चलिए इसी बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है ये। 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। स्वार और 96 सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ। दोनों सीटों पर 10 मई को होगी वोटिंग। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। स्वार और 96 सीट पर उपचुनाव का ऐलान जो है वो हो गया है। बड़ी खबर, दोनों सीटों पर 10 मई को वोटिंग होगी। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ओंकार न्यूज।